ये कहानी है गोमतीपुर में रहने वाले ज़ईफ किसान मल्लैया की। वो बहुत ही गरीब था। ज़ईफ होने की वजह से वो सख्त मेहनत नहीं कर पाता था। ज़ईफी की वजह से कई मसाइल उसे दरपेश थे। एक दिन सुबह मल्लैया अपनी अहलिया गंगा का दिया हुआ तोशा लेकर घास लाने के लिए निकला। उसने अपने तोशे की थैली को एक दरख्त की शाख पर ले जाकर लटका दिया। अब वो घास काटने के लिए निकल पड़ा। वहां पर काफी घास थी और मल्लैया वहां जाकर घास काटने लगा। घास की कटवाई के बाद कुछ देर आराम करने के लिए वो दरख्त के पास जाकर बैठ गया। अचानक वहां रहने वाले बंदरों को मल्लैया के तोशे से रोटी की खुशबू आने लगी। पूरे बंदर आहिस्ता आहिस्ता करके वहां पर जमा हो गए और फिर मल्लैया के तोशे की थैली खोलकर रोटियां खानी शुरू कर दी। ज़ईफ मल्लैया बेबसी से बंदरों को रोटी खाते देखता रह गया। मल्लैया को एक ही जगह पर बैठे देखकर बंदर उसे मुजस्समा समझने लगे। अब उसके अतराफ वो जमा हो गए और मजा लेने लगे, लेकिन मल्लैया ने कोई हरकत नहीं की। कुछ देर बाद बंदरों ने आपस में बात की और मल्लैया को देखकर वो मजा भी लेने लगे। इसके साथ साथ पूरे बंदर मल्लैया के आसपास जमा हो गए और वहां पर रक्स करने लगे। इस दौरान भी मल्लैया खामोश बैठा रहा। उसने कोई हरकत ही नहीं की। बंदर ये देखकर ताज्जुब कर रहे थे कि आखिर ये है क्या माजरा। फिर उसके बाद बंदरों ने मल्लैया को वहां से उठाया और उसे मंदिर की तरफ लेकर चल पड़े। वहां की सीढ़ियों पर मल्लैया को बिठा दिया गया। बंदर वहां से कुछ देर के लिए गए और अपने साथ सोने की अशरफियां ले आए। उन्होंने सोने की अशरफियां मल्लैया के सामने रख दी और फिर वहां से चले गए। मल्लैया बंदरों के जाने तक आंखें बंद करके मुजस्समे की तरह बैठा रहा। जब बंदर नजरों से ओझल हो गए, मल्लैया उनकी हरकतों को याद करके हंसने लगा। वो सोचने लगा कि काफी अरसे के बाद किस्मत उस पर मेहरबान हुई है। वो बहुत खुश हुआ और सोने की अशरफियां लेकर घर चला गया। जब वो घर पहुंचा तो उसके हाथों में घास नहीं थी बल्कि एक थैली थी। उसकी अहलिया परेशान हो गई और उससे पूछने लगी, तुम सुबह घास लाने गए थे, शाम होने के बाद आए हो, फिर भी खाली हाथ आ गए। आखिर क्या हुआ, घास क्यों नहीं लाए? मल्लैया जो बहुत खुश था अपनी अहलिया से कहने लगा, गंगा, इस उम्र में किस्मत ने हमारे घर पर दस्तक दी है। मल्लैया ने अपनी अहलिया को पूरा माजरा सुनाया। गंगा बहुत खुश हुई और कहने लगी, मुझे तो लगता है कि वो आम बंदर नहीं है, हमारे लिए तो वो सोने के बंदर है। शायद उनसे हमारा कोई रिश्ता है। अपनी अहलिया की बात सुनकर मल्लैया ने कहा, मुझे भी लगता है कि तुम जो कह रही हो वो सच है। हकीकत में हमारे लिए वो बंदर सोने के हैं। इन अशरफियों को फरोख्त करके हम आराम से जिंदगी गुजारेंगे। एक दिन उनकी एक पड़ोसन गंगा से मिलने आई। उसने देखा कि गंगा के घर का नक्शा तो बदल गया है। पड़ोसन कांता को कुछ समझ में नहीं आया। उसने गंगा से पूछा, गंगा, क्या बात है? तुम्हारा घर तो बहुत चमक रहा है। क्या तुम्हें कोई खजाना मिला है? गंगा जो भोली खातून थी, उसने अपनी पड़ोसन कांता को बंदरों वाला वाकया पूरा बता दिया। कांता ने जब यह सुना तो उसमें लालच पैदा हुआ। अब वो भी चाहती थी कि उसके हाथ भी खजाना लगे। ये सुनकर फौरी वो अपने घर की तरफ दौड़ी और फिर वहां जाकर अपने शौहर सुब्बू को सारी बातें बता दी। सुनो जी, तुम फौरी उस पहाड़ वाले दरख्त के पास जाओ जहां पर बंदर रहते हैं। उन बंदरों से किसी भी तरह सोने की अशरफियां लेकर आओ। सुब्बू को मल्लैया के दौलतमंद बनने का सुनकर बहुत हसद हो रहा था। वो अपनी अहलिया की बात पर राजी हो गया। अगले दिन कांता ने सुब्बू को सुबह सुबह रोटियों की थैली पकड़ा दी। सुब्बू उसे लेकर पहाड़ के पास वाले दरख्त की तरफ चल पड़ा। उसने रोटियों की थैली को दरख्त पर लटका दिया और वही मुजस्समे की तरह बैठ गया। अब बंदरों को रोटियों की खुशबू आ रही थी। कुछ ही देर के बाद बंदर फिर वहां पर आहिस्ता आहिस्ता जमा होने लगे। बंदर जब पूरे वहां पर जमा हो गए तो उन्होंने रोटियां निकालकर खानी शुरू कर दी। इसके बाद वो सुब्बू की तरफ बढ़ने लगे जो मुजस्समे की तरह बैठा हुआ था। बंदरों ने उसे भी उठा लिया। बंदरों की हरकत से सुब्बू को बहुत मजा आ रहा था।
बंदरों की हाथों से उसे गुदगुदी होने लगी तो वो हंसने लगा। ये देखकर बंदर सुब्बू से नाराज हो गए। सुब्बू की हंसी बंदरों को बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने गुस्से में आकर उसे जमीन पर पटक दिया और उसकी पिटाई भी करने लगे। फिर उन्होंने उसके जिस्म को नोच डाला और वहां से भाग गए। सुब्बू ऊपर वाले का शुक्र अदा करते हुए घर लौट आया कि वो बच गया है। फिर उसने अपनी अलिया कांता से कहा, देखा तुमने, उन बंदरों ने मेरा क्या हाल किया है। अच्छा, अब समझी मैं। अच्छे लोगों की अच्छी किस्मत होती है। मल्लैया और गंगा के लिए वो सोने के बंदर थे और हमारे लिए वो खतरनाक साबित हुए। इस वाक़े के बाद कांता और सुब्बू ने फिर किसी से हसद न करने का अहद किया। उनके पास जो भी था उससे वो खुश रहने लगे। घर में जो पकता वो उसे खुशी खुशी खा लिया करते और खुशहाल रहते। ये कहानी है नरसापुर गांव के जमींदार चमन की। वो 60 साल का था। उसकी अहलिया 2 साल पहले वफात पा चुकी थी। चमन का फर्जंद राघव और बहू संध्या उसकी अच्छी तरह से देखभाल किया करते थे। बहू और बेटे की खिदमत से चमन बहुत खुश था। एक दिन जब चमन गहरी नींद में था, जोर की आवाज उसे सुनाई दी। वो नींद से बेदार हुआ, लेकिन उसे कमरे में कोई नजर नहीं आया। जब उसने गौर से देखा तो उसे महसूस हुआ कि आवाज छत से लगे तापदान से आ रही थी। कौन है वहाँ? सामने आओ। उसी वक्त एक नन्हा सा भूत तापदान से नीचे कूद पड़ा। उसे देखते ही चमन डर से कांपने लगा। उसमें हिम्मत नहीं थी कि वो क्या सवाल करे। फिर भी उसने डरते डरते पूछा, कौन है तुम? यहाँ क्यों आए हो? ये सुनकर छोटे भूत ने कहा, तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं भूत हूँ। अपने घर में तमाशा करके सबको परेशान कर रहा था, इसलिए सबने मुझे गुस्सा किया और मुझे बाहर खेलने के लिए भेज दिया। इसलिए मैं यहाँ खेलने आ गया। तुम्हारा घर मुझे बहुत अच्छा लगा। ये सुनकर चमन ने कहा, तुमने बहुत अच्छा किया, लेकिन मैं इस उम्र में तुम्हारा यह शोर बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम पड़ोस के घर में जाओ, वहाँ बड़ा तापदान है, वहाँ खेल सकते हो। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। तुम सोना चाहते हो तो सो जाओ। ठीक है, जैसा तुम्हारी मर्जी। जमींदार चमन क्या करता, पलंग पर जाकर सो गया। फिर नन्हा भूत तापदान पर चढ़कर खेलने लगा, लेकिन उसके शोर शराबे से जमींदार की नींद उड़ गई। चमन ने नन्हे भूत से कई बार शोर शराबा न करने की दरखास्त की, लेकिन उसने उसकी एक ना सुनी। और फिर सुबह होने से पहले नन्हे भूत ने टांग खींचकर चमन को नींद से उठा दिया और उससे कहने लगा, तुम्हारे घर में खेलने से मुझे बहुत मजा आ रहा है। मैं आज रात ही रहूंगा। ये कहकर नन्हा भूत गायब हो गया। सुबह होते ही चमन ने अपने फर्जंद और बहू को बुलवाया और उन्हें रात का माजरा सुनाया। ये सुनकर राघव कहने लगा, मैं हर लिहाज से आपसे छोटा हूँ, लेकिन हकीकत में भूतों का कोई वजूद नहीं होता है। ये सिर्फ आपका ख्याल हो सकता है। नहीं बेटा, मैंने सिर्फ भूत को देखा ही नहीं, बल्कि उससे बात भी की है। मैंने उसे कई बार शोर न करने को कहा, लेकिन उसने मेरी एक न सुनी और रात भर शोर करता रहा। बाबा, एक काम करते हैं, आज रात हम आपके कमरे में सो जाएंगे और आप हमारे कमरे में। चमन अपनी बहू की बात पर खुशी से राजी हो गया। उस रात वो अपने कमरे के बजाय अपने फर्जंद और बहू के कमरे में जाकर लेट गया। जब उसे नींद लग रही थी, अचानक कुछ हंसी की आवाजें आने लगी। वो शरारती नन्हा भूत चमन के सामने खड़ा था और उसे गुस्से से देख रहा था। मैंने तुमसे कहा था कि मैं रात फिर खेलने के लिए आऊंगा, लेकिन तुम दूसरे कमरे में क्यों आ गए? अरे मेरी मर्जी, मैं जहाँ चाहूँ वहाँ पर सो सकता हूँ। नहीं, तुम्हारे कमरे में ही तुम्हें सोना होगा। तुम्हारे सामने मुझे उस तापदान में खेलने से बहुत मजा आता है। जल्दी जाओ, तुम्हारे बेटे और बहू को अपने कमरे में जाने के लिए कहो। नहीं, मैं इसी कमरे में सोऊंगा। तुम्हें जो करना है कर लो। देखो, अगर तुम ऐसे ही अपनी जिद पर अड़े रहोगे तो मैं पूरे गांव का कचरा लाकर तुम्हारे कमरे में फेंक दूंगा। नन्हे भूत की इस बात पर चमन डर गया और उसने वैसे ही किया जो नन्हा भूत चाहता था।
चमन ने जब अपने बेटे और बहू से कहा कि वो अपने कमरे में ही सोना चाहता है तो दोनों अपने कमरे में चले गए। फिर रात भर नन्हा भूत और भी शोर शराबा करता रहा। उस रात भी चमन को नींद नहीं आई। सुबह होने से पहले नन्हा भूत ये कहकर चला गया कि वो रात में फिर आएगा। जैसे ही नन्हा भूत घर से गया, चमन ने अपने फर्जंद और बहू को सारी बातें बता दी। ये सुनकर बेटा कहने लगा, बाबा, ये आपका ख्याल है, हकीकत में कोई भूत नहीं होते। बाबा फिक्र न करें, अगर वो भूत कचरा लाकर हमारे घर में फेंकेगा तो मैं सफाई कर दूंगी। आप हमारे कमरे में आराम से सो जाइए, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। मैं पूरी तरह से संभालूंगी, आप फिक्र मत कीजिए। बहू की बात सुनकर चमन को कुछ राहत मिली। वो नन्हा भूत फिर रात को चमन के घर आया और उसे धमकाने लगा, लेकिन चमन डरा नहीं। नन्हा भूत चाहता था कि अपनी मर्जी के मुताबिक वो इस घर में आए और जाए। देखो, मैं तुम्हारे घर में कचरा लाकर फेंक दूंगा। कोई बात नहीं, मेरी बहू उसे साफ कर देगी, तुम्हें जो करना है करो। ये सुनकर नन्हा भूत नाराज हो गया। फौरन उस नन्हे भूत ने कुछ मंत्र पढ़े और फिर चमन का हुलिया इख्तियार कर लिया और फिर उस दरवाजे को जाकर खटखटाया जहां पर राघव और संध्या सो रहे थे। आवाज सुनकर राघव नींद से बेदार हुआ। क्या हुआ बाबा, आपने मुझे निश्चय उठा दिया? क्या भूत ने फिर कोई धमकी दी है? ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा, इस कमरे में मुझे ज्यादा आराम मिलता है, तुम्हारे कमरे में मुझे नींद नहीं आ रही है। फिर नन्हे भूत ने चमन को उठाकर उसके कमरे में लिटा दिया और फिर ताबदान के पास जाकर शोर करने लगा। उसके शोर से चमन को नींद ही नहीं आ रही थी। वो उठ बैठा और सोचने लगा कि आखिर उसके साथ ये क्या हो रहा है। आखिर तुम मुझे इस तरह क्यों सता रहे हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? कब मेरा पीछा छोड़ोगे? मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं सिर्फ तुम्हारे घर के तादान पर ही खेलना चाहता हूँ और तुम्हें इस कमरे में ही सोना पड़ेगा। नन्हे भूत ने रोज की बात दोहराई। चमन बहुत उदास हो गया और फिर पलंग पर बैठकर सोचने लगा। नन्हा भूत छत से लटककर और भी शोर करने लगा। Please watch and subscribe to our channel and don't forget to tap the bell icon. Thank you.